नमस्कार मित्रों। साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत मैं अपनी कविताओं और व्यंग्य रचनाओं की बात आपके साथ साझा कर रहा हूं। और ये व्यंग्य रचनाएं गद्य में भी मैंने बकरी कल्चर व्यंग्य संग्रह से पढ़ी, और अभी मैं जो कुछ व्यंग्य रचनाएं पढ़ रहा हूं वे अपने पहले काव्य संग्रह संघर्ष मीमांसा से पढ़ रहा हूं। और आज मैं आपके साथ लेकर आया हूं संघर्ष मीमांसा की कुछ कविताएं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इसका अनुवाद अंग्रेजी में श्री केदारनाथ शर्मा जी ने किया है, और ये संघर्ष मीमांसा ट्रीटाइज ऑफ स्ट्रगल शीर्षक से प्रकाशित हो चुका है, और पेगासस मार्केटिंग से ये प्रकाशित हुआ था। और यह पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी कविताओं को एक साथ लेकर के चलने का मैंने प्रयास किया है, जिससे यदि कोई साथी अंग्रेजी से हिंदी काव्य अनुवाद करना चाहे, सीखना चाहे, या हिंदी से अंग्रेजी काव्य अनुवाद सीखना चाहे, तो उसके लिए यह पुस्तक उपयोगी होगी, ऐसा मेरा मानना है। और यह अनुवाद कितना श्रेष्ठ है, कितना बढ़िया है, मैं इसका भी उदाहरण आपको देना चाहूँगा। क्योंकि केदारनाथ शर्मा जी बहुत ही वयोवृद्ध 75 वर्ष से अधिक आयु के विद्वान हैं, कवि हैं अंग्रेजी के। उनके 5 अंग्रेजी में काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, और 6 महीने वे विदेश में अपने बेटे के पास अमेरिका में रहते हैं, 6 महीने भारत में रहते हैं। तो ऐसे विद्वान से मुझे ये आशीर्वाद के स्वरूप में अनुवाद मिला है, और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि यह पुस्तक तथा ऐसी ही मेरी अन्य पुस्तकें www.nationsbook.in पर उपलब्ध हैं। यदि किसी का खरीदने का मन करे तो आप खरीद के पढ़ भी सकते हैं, और अनुवाद को सीखना चाहें हिंदी अंग्रेजी, उसका भी इसमें आपको एक नया प्रयोग मिलेगा। तो मित्रों, मैं जो कविता पढ़ रहा हूँ बहुत गहरे विचार की कविता है। मंचों पर ऐसी कविताएं प्राय नहीं पढ़ी जाती हैं। ये कविताएं कुछ गहरे सुधी श्रोताओं के लिए होती हैं, और मैं मान के चलता हूँ कि मेरे इस चैनल पर जो भी मेरे मित्र साथी जुड़ रहे हैं वे बहुत सुधी जन हैं, और वे साहित्य को समझने वाले, जानने वाले हैं, चाहे वे मेरे विद्यार्थी हैं या मेरे परिवारजन हैं या अन्य मित्र हैं। तो ऐसी ही कुछ कविताएं मैं आपके साथ आज हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ूंगा, और आप देखिए कि किस प्रकार से हिंदी और अंग्रेजी में एक कविता कैसी लगती है। कविता का शीर्षक है जोंक। आप में से बहुत थोड़े लोग आज के नई पीढ़ी के शायद जानते होंगे जोंक क्या होती है। जोंक एक परजीवी होता है और लिजलिजा होता है, और यह प्रायः पशुओं के चिपक जाता है, खून चूसता है उनका, और मनुष्यों के भी चिपक जाता है। ये जोहड़ आदि जो तालाब होते थे उनमें जोंक पाई जाती थी, और भैंस आदि के बहुत ज़्यादा ये चिपक करके खून पी जाया करती थी। और मैंने बचपन में भैंस आदि के साथ भी जीवन बिताया है। हमारी डेयरी थी तो भैंसें भी थी हमारे पास, और हमने जोंक भैंस के चिपके हुए देखी है। उनको हटाया करते थे, बड़ा दर्द होता था और खून गिरा करता था। तो कहीं ना कहीं वो जोंक मेरे दिमाग में घूमती रही, और उसने इस कविता को जन्म दिया। और आप सुनिए इस कविता को मैंने क्या नया रंग दिया है। जोंक एक निहायत बदसूरत लिजलिजा परजीवी, निहायत बदसूरत, बहुत ही देखने में किसी पर आकर्षक नहीं होती। जोंक एक निहायत बदसूरत लिजलिजा परजीवी, अवलंबित दूसरों के रक्त पर, यानी कि दूसरों के खून पर ही निर्भर है। जोंक की रीढ़ नहीं होती, रीढ़ विहीन है ये, ध्यान दीजिएगा, सीधी खड़ी नहीं हो सकती जोंक। जोंक की रीढ़ नहीं होती, चिपकती वहीं रक्त हो जहां, चिपकती वहीं रक्त हो जहां, छोड़ती शिकार को स्वयं ही, रक्त पिपासा शांत होने पर ही। और ये भी होता है, इसके बारे में कहा जाता है और देखा भी मैंने, कि जब ये खून चूस चूस के बहुत मोटी हो जाती है, पहले पतली सी होती है, लंबी सी होती है, फिर बढ़कर के बड़ी आकार की होती है और मोटी हो जाती है, और जब इसका पेट भर जाता है तब ये अपने आप टूट करके गिर जाती है, उसके शरीर से अलग हो जाती है। छोड़ती शिकार को स्वयं ही, रक्त पिपासा शांत होने पर ही। अब ध्यान दीजिए, कविता का नया रंग आपके सामने आएगा, और मैंने इसको कहाँ जोड़ा है, ध्यान दीजिए। मैंने देखी आधुनिक जोंकें, वीआईपी से चिपकी, ध्यान दीजिए, वीआईपी, बहुत महत्वपूर्ण लोग, वीआईपी से चिपकी, स्वार्थ साधती, लिज लिजाती, रीढ़ विहीन। जोंक की सारी विशेषताएं इधर लागू हो रही हैं। अंतर इतना मात्र, ये छोड़ती शिकार को, सत्ता छिन जाने पर, कुर्सी खिंच जाने पर,
क्योंकि शांत नहीं होती इनकी रक्त पिपासा कभी, हरदम तलाश में नए शिकार की, हरदम तलाश में नए शिकार की। एक खूबी है इनकी, पीती हैं रक्त इस सफाई से, उफ तक नहीं करता शिकार। शिकार अर्थात जिसके चिपकी हैं, अर्थात जिसके चारों तरफ इर्द गिर्द मंडरा रही हैं। उफ तक नहीं करता शिकार, जानता है पी रही हैं गर्म गर्म लाल रक्त। यहाँ गर्म गर्म लाल रक्त किस चीज का प्रतीक है आप अनुमान लगा सकते हैं। जानता है पी रही हैं गर्म गर्म लाल रक्त, भर रही हैं अपना पेट, पर वह इन्हें हटाता नहीं है, पर वह इन्हें हटाता नहीं है। पता नहीं हटा पाता नहीं है या हटाना चाहता नहीं, दोनों में अंतर है। पता नहीं हटा पाता नहीं है या हटाना चाहता नहीं है। बहरहाल हर वीआईपी के गिर्द चिपकी हैं अनेक जोंकें, स्वार्थ साधती लिज लिजाती रीढ़ विहीन। ये कविता एक है, प्रतीकात्मक कविता है और थोड़े गहरे अर्थ लिए हुए है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। लीच, जों को लीच कहते हैं अंग्रेजी में। लीच is slimy parasite surviving on others' blood. It doesn't have a spine, sticks only where there is a blood, discards the victim only after having had its fill. देखिए क्या प्रयोग किया है, discards the victim only after having had its fill. I have seen modern leeches sticking to the most important persons, self-seeking, suppliant, spineless. Read Wien. Spineless. The only difference is that they forsake their victim when he is bereft of power or ousted from chair, because their thirst for blood is never satiated, are always looking for a new victim. They possess a peculiar trait of sucking the blood with such subtle dexterity that the victim does not feel hurt. He knows that they are sucking his warm red blood to fill their tummies, yet he does not shake them off. It's not sure whether he cannot get rid of them or does not want to give them up. However, every significant person is surrounded by countless parasites, self-seeking, suppliant, spineless. Self-seeking, suppliant, spineless. तो ये था इसका अनुवाद जो केदारनाथ शर्मा जी ने हिंदी से अंग्रेजी में किया, जोंक का उन्होंने अनुवाद किया। एक और कविता मैं पढ़ना चाहूँगा, बनियान और कमीज़। यह कविता हमारी जो प्रदर्शन प्रवृत्ति है, भीतर और बाहर का जो अंतर है, कथनी करनी का अंतर है, उसको कहीं ना कहीं हमारे सामने रखती है। बहुत कठिन है देख पाना साफ चमकदार महंगी कमीज़ के नीचे पहनी फटी मैली कुचैली बदबूदार बनियान। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं पंक्तियां दोहरा रहा हूँ, थोड़ी गहरी कविता है और आपको थोड़ा ध्यान से इसको समझने का प्रयास करना होगा। बहुत कठिन है देख पाना साफ चमकदार महंगी कमीज के नीचे पहनी फटी मैली कुचैली बदबूदार बनियान। उस चमकदार कमीज के नीचे फटी बनियान ऐसे छुप जाती है जैसे वीआईपी के आने पर चूने से पुती
नालियों के भीतर गंदगी। कैसे छुप जाती है? उस चमकदार कमीज के नीचे फटी बनियान ऐसे छुप जाती है जैसे वीआईपी के आने पर चूने से पुती नालियों के भीतर गंदगी। या और एक देखिए, या लिपस्टिक पाउडर से पुते चेहरे के नीचे उम्र की सिलवटें, या सफेद खादी के कुर्ते के नीचे काली करतूतें। आज चमकदार कमीज बन गई है आदमी की पहचान। कौन देखता है, कौन देखता है या देख पाता है नीचे पहनी फटी बनियान? इसीलिए आज दौड़ रहा है हर कोई पाने को एक अदद चमकदार कमीज, जिसके नीचे छुपा सके वह अपनी बदबूदार फटी बनियान। कभी कभी जब खुल जाते हैं कमीज के बटन चौराहे पर, ध्यान दीजिए, कभी कभी जब खुल जाते हैं कमीज के बटन चौराहे पर और दिखाई दे जाती है बनियान, तो दबा लेते हैं लोग दांतों तले अंगुली। अरे इसकी भी बनियान ऐसी, अरे इसकी भी बनियान है ऐसी ही। हमें तो लगता था कि बहुत उजले कपड़े, बहुत बढ़िया शानो शौकत वाला है, और बनियान इसकी हमारे जैसी, जैसे अंदर हमारी फटी हुई बनियान है। लेकिन तुरंत चली जाती होंठों पर उंगली, याद आ जाती उजली चमकदार बेशकीमती कमीज के नीचे पहनी अपनी बनियान। सभी चेहरे घूम गए, झांकने लगे बगलें, बगलें झांकना मुहावरा है, झांकने लगे बगलें, सबकी है वैसी ही फटी मैली कुचैली बदबूदार बनियान, चमकदार कमीज के नीचे, चमकदार कमीज के नीचे। तो ये आज के इस दो गले बहरूपिये इंसान की जो वास्तविकता है वो आप इस कविता के माध्यम से देख सकते हैं। और मैं इस कविता का भी अंग्रेजी अनुवाद आपकी जानकारी के लिए पढ़ना चाहूँगा। अंग्रेजी में इसका शीर्षक दिया है वेस्ट एंड शर्ट। बनियान को अंग्रेजी में वेस्ट, VEST, वेस्ट कहते हैं, वेस्ट एंड शर्ट। इट इज़ डिफिकल्ट टू सी ए टैटर्ड, फिल्दी, stinky vest worn underneath a clean, bright and costly shirt. Under the shiny shirt, the torn vest gets concealed like the garbage lying in the drains, painted over with slaked lime for the visit of a VIP, or like the wrinkles of age on the face made up with lipstick and powder, or as the evil deeds remain hiding under khadi costume. खादी को अंग्रेजी में भी खादी ही कहते हैं। Remain hiding under khadi costume. Today a bright shirt has become sine qua non of a man who observes or can see a frayed vest worn under it. Who observes or can see a frayed vest worn under it. Therefore, everybody is dashing to procure at least one bright shirt. Therefore, everybody is dashing to procure at least one bright shirt to hide his stinking undershirt. Occasionally, when the shirt buttons get undone at a crossroad and the vest shows out, the stunned people exclaim tongue-tied, "Oh, his vest too is so sinister." But instantly, feeling rattled, they remember their own undershirt, covered under their own gorgeous shirt. All faces seemed stupefied,
looked for diversion because everyone has similar torn, sordid, stinky vest under their showy shirt. Under their showy shirt. तो मित्रों, ये थी दो कविताएं जो प्रतीकात्मक कविताएं हैं और मेरे इस संघर्ष मीमांसा का, जिसका अंग्रेजी में काव्य अनुवाद हो चुका है ट्रीटाइज ऑफ स्ट्रगल शीर्षक से, उसमें से मैंने ये दो कविताएं आपके बीच प्रस्तुत की। ये एक अलग मिजाज की, अलग तेवर की कविताएं हैं और इनमें प्रतीकात्मकता है और किस तरह से मैंने प्रतीकों के माध्यम से, बनियान और कमीज़ के माध्यम से आज की स्थितियों को दिखाया है और किस प्रकार से जोंक आज कुछ स्वार्थ साधते लोगों का प्रतीक हैं, आप इसके माध्यम से देख सकते हैं। और ये दोनों ही कविताएं, जैसा कि आप देख रहे हैं, छंद मुक्त हैं। इनमें जो छंद के परंपरागत नियम हैं उनका पालन नहीं हुआ है। तो हिंदी में छंदबद्ध कविता कैसे लिखी जाए, ये भी आप सीख सकते हैं इसमें। और प्रायः लोग छंदबद्ध कविता में भी कई तरह की मनमाने प्रयोग कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि केवल इसमें से अगर हम तुक हटा दें तो छंद मुक्त हो जाएगी। लेकिन छंद मुक्त कविता का एक अलग व्याकरण है, एक अलग पद्धति है, एक अलग शैली है, कहाँ उसको हमने पंक्ति को अलग करना है, ये सब बातें ध्यान देने की होती हैं। तो मित्रों, ये चर्चा चलती रहेगी और इसके लिए आप जुड़े रहिए मेरे इस वीडियो श्रृंखला के हिस्से से, जिसका नाम है साहित्य के रंग, डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।